रैपिड रिवीजन कोर्स में हमने सेल बायोलॉजी को कंप्लीट किया और अब इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न बहुत ही छोटा ये चैप्टर है और अगर आपने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर आसानी से कवर हो जाता है। इसके रिवीजन में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और इसी के साथ साथ अगर इसके नीट एग्जाम में वेटेज की बात करें तो मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तक बनते हैं इस चैप्टर में से। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है ही सही, साथ ही साथ इसका रिवीजन करना भी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होता है। तो इसे आप 2 शब्दों में याद रखिए, सेल साइकिल क्या होता है। देखिए, ये कोशिका है, कोशिका आगे जाके वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद विभाजन कर लेती है। तो आप देख रहे हैं वृद्धि और फिर उसके बाद विभाजन, ग्रोथ और फिर उसके बाद डिवीजन। तो ग्रोथ प्लस डिवीजन, इसको मिला के कहा जाता है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल को आपको 2 शब्दों में याद रखना है, ग्रोथ प्लस डिवीजन। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। तो यहां पर सेल साइकिल के बारे में हम जानने वाले हैं कि सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस आती हैं और सेल कब डिवीजन करती हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी की सेल डिवाइड करती है। जब भी आवश्यकता होती है तो सेल को डिवाइड करना होता है। जब हमारे शरीर को या किसी भी कोशिका को वृद्धि करनी होती है तब भी उसको ग्रोथ के लिए भी डिवीजन करना होता है, घाव भरने के लिए भी डिवीजन करना होता है, युग्मकों के निर्माण के लिए भी डिवीजन करना होता है। तो नई कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब कोशिका अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेती है। देखिए, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को कहा जाता है माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं मियोसिस। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के अलावा एक और प्रकार का विभाजन होता है, इसे कहा जाता है तीसरे प्रकार का विभाजन। मैं आपको बता रही हूं जिसमें से क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन भी बन चुका है। तीसरे प्रकार का विभाजन है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन इसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, पहले वो मैं आपको समझा देती हूँ। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के समान होती है, तो इसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक से आधी रह जाती है। तो जब संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक से आधी रह जाती है तो उसे हम कहते हैं मियोसिस। लेकिन जब हम असूत्री विभाजन की बात करते हैं तो असूत्री विभाजन के अंदर जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। ये एक रैंडम डिवीजन होता है, ये कैसे भी हो जाता है और किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन चुका है। तो असूत्री विभाजन में जैसे कि एक कोशिका है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ का रेप्लिकेशन होता है और इसका अनइक्वल डिवीजन हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये कोशिका कैसे भी इसमें डिवीजन होता है, रैंडम डिवीजन होता है और ये भी हो सकता है कि एक कोशिका बड़ी हो एक कोशिका छोटी हो, तो इसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन।
आपने द्विविखंडन तो पढ़ा होगा, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? असूत्री विभाजन ही होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के विभाजन हम देखते हैं। यहाँ पर कोशिकाएं विभाजन क्यों करती है, ये भी एक क्वेश्चन है। कोशिकाएं विभाजन क्यों करती है, उसे समझने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे कि माइटोसिस कहाँ होता है। हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, मैक्सिमम सेल्स, ये माइटोसिस ही करती हैं। हमारे शरीर की मैक्सिमम सेल्स क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन करती हैं। केवल और केवल हमारी गैमेट सेल्स को छोड़ के जब भी हमें युग्मक बनाने होते हैं तो युग्मक बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। युग्मक बनाने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन से ही होती है। हालांकि एक्सेप्शन है, हनी बी में जो ड्रोन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, लेकिन अधिकांशतः मैक्सिमम केसेस में जब हमें युग्मक बनाने होते हैं तो युग्मक बनाने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। लेकिन हमारे पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं बन रही है वो सारी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा हो रही है। ये बात आपको क्लियर हो गया। मियोसिस कहाँ पे होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे कि आखिर कोशिकाएं विभाजन क्यों करती हैं। तो कोशिकाएं विभाजन क्यों करती है, इसको लेकर एक थ्योरी दी गई है जिसे हम कहते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी। ये कर्ण प्लाज्म थ्योरी हर्टविग के द्वारा दी गई है। कर्ण प्लाज्म थ्योरी बहुत सिंपल सी है। अगर एक छोटी कोशिका है और छोटी कोशिका वृद्धि करके बड़ी हो जाती है तो छोटी कोशिका का यहाँ पर इस केंद्रक पर नियंत्रण, मतलब ये जो केंद्रक है ये केंद्रक छोटी कोशिका पर आसानी से नियंत्रण कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है, कोशिका में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो केंद्रक का नियंत्रण नहीं हो पाता, और जब केंद्रक का नियंत्रण नहीं हो पाता तो ये कोशिका विभाजन करना शुरू कर देती हैं। तो जब कोशिकाएं बड़ी होती हैं तो केआई को कहा जाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का क्या मतलब है? देखिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब है Vn/Vc - Vn। Vn का मतलब है केंद्रक का आयतन, Vc का मतलब है कोशिका का आयतन, और Vn मतलब कि कोशिका से अगर हम केंद्रक के आयतन को घटा दें तो फिर क्या बचेगा? कोशिका द्रव्य का आयतन। यदि हम कोशिका में से केंद्रक को हटा दें जिसे हम कहेंगे Vc - Vn, तो इसे कहेंगे कोशिका द्रव्य का आयतन। और जब कोशिका द्रव्य का आयतन बिगड़ जाता है, केंद्रक द्रव्य तो यहाँ पे वही रहेगा, केंद्रक तो यही रहेगा, जो केंद्रक यहाँ पर है वही केंद्रक यहाँ पे रहेगा। लेकिन जब कोशिका द्रव्य यहाँ पे कम था और यहाँ कोशिका द्रव्य ज़्यादा हो जाता है तो केंद्रक इस कोशिका को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो कोशिका को विभाजन करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसे हम कर्ण प्लाज्म थ्योरी में पढ़ते हैं, और जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है तभी कोशिका विभाजन करती हैं। जो कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं उनमें विभाजन नहीं होता, लेकिन जो कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं और बड़ी होती जाती हैं उनमें विभाजन होता है। एक और बात, जो कोशिका छोटी है उसका KI ज़्यादा होता है, जो कोशिका बड़ी है उसका KI कम होता है। तो जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है KI की मात्रा बढ़ती जाती है। KI जैसे जैसे बढ़ेगा केंद्रक का कोशिका पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, और जैसे ही केंद्रक का नियंत्रण खत्म हो जाता है तो कोशिका को विभाजन करना पड़ता है। तो ये थी कर्ण प्लाज्म थ्योरी। ये बताती है कि कोशिकाएं विभाजन क्यों करती हैं। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम मान के चलते थे कि कोशिकाएं विभाजन तभी करती हैं जब कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, लेकिन अब ये मान्य नहीं है, क्योंकि कोशिकाएं तब भी विभाजन करती हैं जब कोशिकाएं छोटी होती हैं, जैसे कि विभजोतक कोशिकाएं। तो विभजोतक कोशिकाएं
लगातार विभाजन करती हैं और आकार में छोटी होती हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा या कोशिका आकार में बड़ी होगी तभी कोशिका विभाजन करेगी, ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन तब करती है जब उसकी आवश्यकता होती है। विभाजन की आवश्यकता होती है तो कोशिकाएं विभाजन करती हैं। जब विभाजन की आवश्यकता नहीं होती तो कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। तो ये आवश्यकता पर निर्भर करता है कि जब आवश्यकता होगी तो कोशिकाएं विभाजन करेंगी। ये थियरी पुरानी थियरी है, पहले हम यही मान के चलते थे कि इसकी वजह से कोशिका विभाजन करती हैं। तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में बता रखा है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है। छोटी कोशिका है तो Ki अधिक है, बड़ी कोशिका है तो Ki कम है। तो बड़ी कोशिका में जब Ki कम होता है तो यहाँ पे कोशिकाएं विभाजन कर लेती हैं। इस पूरी थ्योरी में यही लिखा गया है। कोशिका चक्र की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे सेल साइकिल को पढ़ रहे हैं, तो अब स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल। देखिए, सेल साइकिल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूं यहाँ पे अपनी तरफ से कि सेल साइकिल दो प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। पहली है अंतरावस्था, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरफेज, और दूसरी है विभाजन अवस्था, जिसे एम प्रावस्था भी कहा जाता है, या इसे माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। सेल साइकिल इन दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। अंतरावस्था 95% समय अंतरावस्था में लगता है और 5% समय विभाजन प्रावस्था में लगता है। अंतरावस्था सबसे लंबी अवस्था है और विभाजन अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। अंतरावस्था को जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उनको माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिखाई दिया। तो वैज्ञानिकों का कहना था कि अंतरावस्था एक विश्राम अवस्था है जिसमें कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती हैं। तो जब माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, माइक्रोस्कोप विकसित नहीं होने की वजह से वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतरावस्था एक विश्राम अवस्था है। विश्राम अवस्था, और इसे प्रिपरेटिव फेज भी कहा जाता है। प्रिपरेटिव फेज, प्रिपरेटिव फेज का मतलब कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है इस अवस्था में। सबसे लंबी प्रावस्था है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा तो पाया कि यह विश्राम अवस्था नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव अवस्था है। यहाँ पर कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। तो बाद में, ये तो पहले बताया गया था विश्राम अवस्था के बारे में, पहले वाले वैज्ञानिकों ने बताया, और बाद में जो वैज्ञानिक आए, बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये विश्राम अवस्था नहीं है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था है। सक्रिय अवस्था, और इस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। अंतरावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, G1, S और G2। तो अंतरावस्था के 3 भाग हैं, G1, S, G2। ये था अंतरावस्था के बारे में। अब आएंगे विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था को 4 भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये सेल साइकिल की 2 अवस्थाएं हैं। अब थ्योरी में क्या लिखा हुआ है वो भी देखेंगे। देखिए, अंतरावस्था और माइटोटिक फेज, एम फेज, ये 95% समय लेती है और ये 5%। अब सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं तो मनुष्यों की जो कोशिकाएं होती हैं, मनुष्य की कोशिकाएं विभाजन में
24 घंटे लगाती है। जो ह्यूमन सेल साइकिल है, तो ह्यूमन सेल साइकिल का टाइम क्या होता है? ह्यूमन सेल साइकिल का टाइम होता है 24 आवर्स, 24 आवर। और अगर ईस्ट कोशिका की बात की जाए तो ईस्ट सेल कितना लेती है? 90 मिनट, 90 मिनट। और अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई का सेल साइकिल होता है 18 से 20 मिनट का। तो ये सेल साइकिल भी हमको याद रखना है। ह्यूमन का सेल साइकिल कितने का होता है? 24 आवर्स का होता है। ईस्ट का सेल साइकिल कितना होता है? 90 मिनट का होता है। ई कोलाई का कितना होता है? 18 to 20 मिनट्स का होता है। सेल साइकिल में आगे चलेंगे, यहाँ पे सेल साइकिल की शुरुआत है। तो सेल साइकिल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगी, फिर हम थ्योरी पे बढ़ेंगे आगे। देखिए, सेल साइकिल में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा समय लगता है इंटरफेस, जिसमें हम कहते हैं अंतरावस्था, और सबसे कम समय लगता है एम फेज में, जिसे हम कहते हैं डिवीजन प्रावस्था। तो ये आपका डिवीजन प्रावस्था है, और डिवीजन प्रावस्था में सबसे कम समय लगता है। बाकी समय ये पूरा का पूरा इंटरफेस का है, ये पूरा इंटरफेस का है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंटरफेस में यहां से लेकर यहां तक ये पूरा इंटरफेस है। इंटरफेस में सबसे पहले आता है जीवन प्रावस्था। देखिए, जीवन प्रावस्था एक लंबी प्रावस्था, इसमें समय भी बहुत लगता है। और जीवन प्रावस्था में सारे के सारे, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे जितने भी संरचनात्मक प्रोटीन हैं, उन सभी संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण जीवन अवस्था में होता है। तो जीवन अवस्था में संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है। जीवन अवस्था में आरएनए को बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रोटीन, क्षारक, ये सभी यहाँ पे निर्मित होंगे। आरएनए को बनाने के लिए, डीएनए को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, क्षारक युग्म होते हैं, बेस पेयर, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट, ये सब यहीं पे बनते हैं। तो एक प्रकार से ये संश्लेषीय अवस्था भी है, और यहाँ पर सारे के सारे संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है जीवन अवस्था में। जीवन अवस्था में सभी कोशिका अंगक, जितने भी कोशिका अंगक हैं, उनमें से, या फिर क्योंकि सारे के सारे तो नहीं होते, कुछ कोशिका अंगक यहाँ पर भी होते हैं, तो इसीलिए मैं लिखूंगी कि यहाँ पे कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल डीएनए, आरएनए के कच्चे पदार्थ का निर्माण होता है, कच्चे पदार्थ का निर्माण, और उसी के साथ साथ कोशिका अंगक का डुप्लीकेशन यहीं पे होता है, डुप्लीकेशन यहीं पे होता है। तो एक तरह से ये संश्लेषीय अवस्था होती है, सबसे लंबी प्रावस्था होती है जीवन प्रावस्था। अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रावस्था पर। इंपॉर्टेंट प्रावस्था है एस प्रावस्था। देखिए, एस प्रावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस प्रावस्था में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे एक क्रोमेटिन है, तो इस एक क्रोमेटिन का रेप्लिकेशन होता है और ये बदल जाता है इस तरह से, रेप्लिकेशन होकर इस तरह से हो जाता है। तो अगर यहाँ पे C है तो ये हो जाता है 2C। तो एस प्रावस्था में जो डीएनए की मात्रा है उसमें वृद्धि होती है, ये हमको ध्यान रखना है। तो एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा में
वृद्धि होती है। सिर्फ और सिर्फ डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन नंबर में नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर में वृद्धि होती है। यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे ये एन था और अभी भी क्या है, ये एन ही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एस प्रावस्था में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए के मात्रा में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि नहीं होती। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मात्रा में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि नहीं होती है। अब इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता ही है, उसी के साथ साथ यहां पे होता है सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी यहीं पे होता है। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन और डीएनए का रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं एस प्रावस्था में। इनके कुछ नाम भी हैं, पहले हम फंक्शन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर नाम बताएंगे। अब हम बात करेंगे G2 प्रावस्था की। तो G2 प्रावस्था जीवन, जैसे जीवन है ऐसे फिर G2 है। तो G2 यहां पर देखिए, हालांकि ये बड़ा सेक्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा समय लगता है जीवन में, सबसे ज्यादा समय लगता है जीवन में, फिर उससे कम एस में, और G2 में भी कम ही समय लगता है। हालांकि ये समय वेरी करता है, किसी कोशिका में ये ज्यादा भी लग सकता है, किसी में कम भी लग सकता है। अब जैसे विभजोतक कोशिकाओं की बात करें, तो विभजोतक कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। तो जब विभजोतक कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, तो उनमें G1 और G2 ये छोटा हो सकता है, लेकिन S छोटा नहीं होगा, क्योंकि S प्रावस्था इंपॉर्टेंट प्रावस्था है और इसमें डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि हमने लिखा हुआ है, डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में G1 बहुत बड़ा बताया है, यहाँ पे G2 भी बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोशिका में G1 बड़ा है, G2 बड़ा है। कई कोशिकाओं में कोशिका को जीवन अवस्था छोटी करनी पड़ती है। अगर विभाजन बहुत फास्ट हो रहा है तो जीवन को छोटा भी करना पड़ता है। तो कुछ कोशिकाओं में जीवन को छोटा भी करना पड़ता है और G2 को भी करना पड़ता है। जैसे कि विभजोतकी कोशिकाएं तो लगातार विभाजन करती हैं, तो उसमें G1 प्रावस्था और G2 प्रावस्था को छोटा कर दिया जाता है, लेकिन S प्रावस्था छोटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रावस्था। यह आपको क्लियर हुआ है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आएंगे G2 प्रावस्था में। तो G2 प्रावस्था में यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है G2 प्रावस्था में। और एक और ध्यान रखना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि संरचनात्मक प्रोटीन कहाँ बनते हैं, जीवन अवस्था में, उसी तरह से क्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है G2 अवस्था में। तो यहाँ पे क्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद आती है विभाजन अवस्था, जिसे हम M प्रावस्था कहते हैं। और M प्रावस्था को विभाजित किया गया है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं जीवन प्रावस्था में। जीवन प्रावस्था के अलावा एक और प्रावस्था होती है G0 अवस्था। जब कोशिकाएं आगे विभाजन नहीं करती और कोशिकाएं स्थायी प्रकार की हो जाती हैं, जब कोशिकाएं आगे विभाजन नहीं करती तो वो G0 अवस्था में होती है। जैसे कि हमारी तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका, हमारे हृदय की कोशिकाएं, ये G0 अवस्था में होती हैं। तो ये कोशिकाएं दोबारा विभाजन नहीं करती हैं, स्थायी हो जाती हैं। लेकिन जब ये कोशिकाएं स्थायी तो हो जाती है, लेकिन उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं G0 अवस्था में होती हैं, ये कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आया था कि
कि कोशिकाएं G0 अवस्था में कब जाती है? डिवीजन अवस्था के टीलोफेज के बाद में जाती है, या जीवन के शुरुआत में जाती है, या जीवन के बाद में जाती है? एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, कोशिकाएं G0 अवस्था में कब जाती हैं? कोशिकाएं G0 अवस्था में कब जाती हैं? टीलोफेज के बाद जाती है, जीवन के शुरुआत में जाती हैं, या जीवन के अंतिम अवस्था में जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोशिकाएं G0 अवस्था में जाती हैं तो वो जीवन प्रावस्था के अंतिम प्रावस्था से निकल आती हैं। ठीक है, जीवन प्रावस्था में होती हैं और जीवन प्रावस्था की अंतिम अवस्था चल रही होती है, उससे निकलकर ये G0 में चली जाती हैं। तो G0 अवस्था, इसे हम क्विसेंट भी कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ?